दीपेश ने उस चींटी को एक झटके में मार गिराया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसकी आंखें अचानक आतंक से भर गईं। उसे नहीं पता था कि किस समय, लेकिन अब आसपास के सभी पेड़ दिल खाने वाली चींटियों से भर गए थे। उसे अचानक उस दवाई की याद आई जो राघव ने उसे दी थी। उसे याद आया कि जब उसने उसे वह दवाई दी थी तो उसकी आंखों में उपहास की चमक थी। आह! ठीक इसी समय हजारों हजारों हृदय भक्षण करने वाली चींटियों ने दीपेश के शरीर से आने वाली एक विशेष गंध को सूंघा और उस पर टूट पड़ी। वे उसे जितना हो सके उतना खाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ीं। उनकी नजर में उसका शरीर एक बहुत बड़ा व्यंजन था। उसकी दयनीय चीखें लगातार जारी रहीं। दिल को खा जाने वाली चींटियों का जहर इतना तेज नहीं था कि वह मर जाए, लेकिन तेज दर्द उसके शरीर को इतना ज्यादा घायल कर देगा कि वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा। इस दुनिया में मरने का सबसे दर्दनाक तरीका अंतहीन दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस करना और बेहोश होने की इच्छा करना था। केवल बेहोशी खोना एक विलासिता बन गई जो आपको नहीं दी गई थी, और यह दर्द तब तक जारी रहता था जब तक कि आप हड्डियों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाते। फीनिक्स क्राई साम्राज्य की राजधानी हमेशा की तरह राजसी रूप में खड़ी थी। एक प्राचीन वातावरण बिखेर रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसे पिछले 1000 सालों में हुए कई युद्धों के बावजूद छिपाया नहीं जा सका। लेकिन आज शाही राजधानी में पहले जैसी चहल पहल और भीड़ भाड़ नहीं थी। चारों ओर भयावह माहौल था और एक भी दुकान नहीं खुली। 1 महीने के भीतर ही राजधानी पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले आर्यवीर की हत्या की खबर ने पूरे फीनिक्स क्राई साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने आर्यद्वीप के राजकुमार को मारा था, वह राजधानी का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। जूनियर पीढ़ी का सबसे मजबूत सदस्य जो एक उल्कापिंड की तरह उभरा था, राघव। जब फोटोग्राफिक जेड की तस्वीरें पूरी राजधानी में फैलीं, तो हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। राघव द्वारा आर्यवीर की हत्या की छवि हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। राघव, जो मूल रूप से उच्च उत्साही और अंतहीन संभावनाओं से भरा था, अब पूरे साम्राज्य का नंबर 1 वांछित अपराधी बन गया था। शर्मा परिवार के सभी लोग एक ही रात में कैद कर लिए गए थे। कुछ दिनों के बाद बड़ी संख्या में सैनिक राजधानी की ओर बढ़ने लगे। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, आर्यद्वीप के 4 लाख विशिष्ट सैनिकों ने शहर को घेर लिया था। हर कोई बहुत घबराया हुआ था, किसी बड़े युद्ध की चिंगारी का इंतजार कर रहा था जो राजधानी को आग में झोंक दे। इस विचार ने उन सभी लोगों को जो शांति और सुरक्षा में रहने के आदी थे, भयभीत कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि लड़ाई कभी नहीं हुई। चौथा, राजकुमार दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए आया था। उसने कहा कि उसने हत्यारे को पहले ही पकड़ लिया है और पूरे मामले की जांच कर ली है। उसने आर्यद्वीप को एक स्वीकार्य विवरण दिया। तभी कुलीन सैनिकों ने राजधानी की घेराबंदी वापस ली, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए। उन्होंने राजधानी से 40 मील दूर शिविर लगाए। अगर फीनिक्स क्राई साम्राज्य ने स्वीकार्य शर्तें नहीं सौंपी, तो वे निश्चित रूप से एक बड़ा युद्ध शुरू करने से गुरेज नहीं करेंगे। उस भयावह माहौल ने पूरी राजधानी को घेर लिया। हालांकि राजधानी में राजेश और रोहन साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन यह स्थिति इतनी अचानक पैदा हुई थी कि वे अपनी बाकी सेनाएं इकट्ठा करने में असमर्थ थे। अगर वाकई कोई लड़ाई शुरू हुई, तो चाहे वे जीतें या न जीतें, राजधानी निश्चित रूप से तबाही का दृश्य बन जाएगी। साथ ही कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या फीनिक्स क्राई एम्पायर और आर्यद्वीप एम्पायर को सहयोगी नहीं माना जाना चाहिए था? अब अचानक वे युद्ध के मैदान में विपरीत दिशा में कैसे आ गए? यह कैसी व्यंग्यपूर्ण स्थिति थी। हमेशा वे दुश्मन ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अन्यथा वे अपनी राजधानी को इतनी आसानी से घेर नहीं पाते। शर्मा परिवार के पकड़े जाने के बाद साम्राज्य में भारी उथल पुथल मच गई। सबसे पहले लोगों के दिमाग में बॉर्डर सप्रेशन मार्क्विस का ख्याल आया,
जो बर्बर जनजातियों के खिलाफ सीमा की रक्षा कर रहा था। सीमा दमन मार्क्विस ने 10 साल से ज्यादा समय तक सीमा की रक्षा की थी। उसके पास 50,000 कुलीन सैनिकों का नियंत्रण था जो बर्बर जनजातियों के साथ बार बार लड़े थे। ये कहा जा सकता है कि उसकी सेना एक सच्ची कुलीन सेना थी। जहां तक वर्तमान में राजधानी में रह रहे कुलीन सैनिकों का प्रश्न है, जो पूरे समय शांतिपूर्ण संतुष्ट जीवन जी रहे थे और जिन्होंने केवल कुछ अभ्यास ही पूरा किया था, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा, पूरी तरह से अतुलनीय था। सीमा दमन मार्क्विस की कुलीन सेना निश्चित रूप से अपनी संख्या से 10 गुना अधिक दुश्मनों से लड़ने में सक्षम होगी। महारानी दामिनी द्वारा शर्मा परिवार को शाही तरीके से गिरफ्तार करने के बाद हर कोई सोच रहा था कि विक्रम किस तरह से प्रतिक्रिया करेगी। 10 दिन पहले अचानक खबर लीक हो गई थी कि आर्यवीर की हत्या के लिए राघव को क्राउन प्रिंस ने उकसाया था और इसलिए क्राउन प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके साथ कई गुर्गे भी थे जिन्हें पकड़ लिया गया था। आज उन सभी हत्यारों को फांसी की सजा मिलने का दिन था। शहर की दीवारों के बाहर युद्ध मंच, जिसका प्रयोग अक्सर लड़ाई के लिए किया जाता था, को तोड़कर उसकी जगह एक विशाल फांसी मंच बना दिया गया था। फांसी के मंच के एक तरफ फीनिक्स क्राई एम्पायर के कुलीन सैनिक थे, जबकि दूसरी तरफ आर्यद्वीप के कुलीन सैनिक थे। वे दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे थे और माहौल बहुत तनावपूर्ण था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के आम लोग भी दूर से ही यह सब देख रहे थे। यह फीनिक्स क्राई साम्राज्य में पिछले दर्जनों सालों में घटित सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाला मामला था। न केवल एक कुलीन परिवार का सफाया होने वाला था, बल्कि युवराज को भी मृत्युदंड दिया जाना था। शाही दरबार के दर्जनों सदस्य भी इसमें शामिल थे। फांसी स्थल पर लोगों की 2 कतारें थीं, एक कतार पीछे और एक कतार आगे। आगे की कतार में दर्जनों लोग थे। सभी ने शाही वस्त्र पहने हुए थे। वे पूरी तरह से बंधे हुए थे और जमीन पर पड़े थे। हालांकि सभी लोग यह देखने के लिए पहले से ही तैयार थे, फिर भी वे बहुत हिल गए थे। वे साम्राज्य के सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। आमतौर पर उन्हें एक नजर देखना लगभग असंभव था, लेकिन आज वे कैदी बन गए थे। हालांकि सभी के लिए सबसे चौंकाने वाली बात वह व्यक्ति था जिसे फांसी के मंच पर आगे बांध दिया गया था। यह राजकुमार मनोज था। वर्तमान मनोज ने बहुत पहले ही अपना राजसी और सुंदर व्यवहार खो दिया था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था जो सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह लगातार बज रहा था। इस समूह के पीछे 20 से ज्यादा लोगों का एक और समूह था। इस समूह में नौकरानियां और नौकर शामिल थे। वे दरअसल शर्मा परिवार के लोग थे। रोहिणी लोहे की बेड़ियों से जकड़ी हुई थीं। दूर तक देखते हुए उनके चेहरे पर थकान थी। कौन जानता था कि वह क्या सोच रही थीं। रोहिणी के अलावा शर्मा परिवार के बाकी सदस्य रोने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें पता था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपने बगल में खड़े जल्लादों को देखकर वे निराशा से भर गए। मेरे शर्मा परिवार ने वास्तव में तुम्हें निराश किया है। अगर अगला जीवन है तो मेरा शर्मा परिवार निश्चित रूप से तुम्हारे लिए इसकी भरपाई करेगा। अपने आसपास रोते हुए लोगों को देखकर रोहिणी खुद को आह भरने से नहीं रोक पाई। वे सभी निर्दोष थे, लेकिन शर्मा परिवार का हिस्सा होने के कारण उन्हें फंसाया गया था। मैडम, ऐसा मत कहिए। हम शर्मा परिवार के सदस्य हैं और मरने के बाद भी हम शर्मा परिवार का हिस्सा रहेंगे। हमें किसी बात का अफसोस नहीं है, संध्या ने दृढ़ता से कहा। तुम अगला जीवन चाहते हो, बस सपने देखते रहो। तुम्हारा शर्मा परिवार वास्तव में बेवकूफों का एक समूह है। हाथ में एक लंबा ब्लेड लिए एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। रोहिणी ने उस आदमी को घृणा से देखा। उसकी आंखें झर से भरी हुई थीं। वह चाहती थी कि वह उस आदमी को चीर कर रख दे। संजय, तुम कमीने, मैं भूत बनकर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। रोहिणी ने दांत पीस लिए। वह व्यक्ति फांसी की सजा देने वाले अधिकारियों में से एक था और उसकी बड़ी बहन का बेटा था। उसे देखकर रोहिणी के दिल में सुई चुभोने जैसा दर्द महसूस हुआ। जब उसका परिवार उसे अनदेखा कर रहा था तो वह पूरी तरह से निराश हो गई थी।
लेकिन हाल ही में जब वे फिर से उसके प्रति नरम हो गए तो उसका मूड पूरी तरह से बदल गया। वह जानती थी कि वे सिर्फ उसका पक्ष ले रहे थे, लेकिन आखिरकार वे उसके परिवार के सदस्य थे। फिर भी उसने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसका सबसे करीबी परिवार ही उसके शर्मा परिवार को निराशा की गहराई में धकेल देगा। इससे उसे वाकई अंतहीन आक्रोश महसूस हुआ था। उसे याद आया कि जब सिद्धार्थ शर्मा के घर लौटा था, उसे देखते ही उसने सबसे पहले कहा था, जल्दी से जाकर ग्रैंड मास्टर संजय से मदद मांगो। इसके बाद वह बेहोश हो गया था। जब राजेश जंगल में राघव का पीछा करने गया था, तब सिद्धार्थ पहले से ही पूरी तरह से थक चुका था। बस एक पल आराम करने के बाद उसे अचानक याद आया कि राघव ने उससे क्या कहा था और वह वापस राजधानी की ओर भागा। कौन जानता है कि यह सिद्धार्थ का भाग्य अच्छा था या राजेश के अधीनस्थ अयोग्य थे, लेकिन सिद्धार्थ बिना किसी प्रतिरोध के वापस लौटने में कामयाब रहे। हालांकि उसने खाने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं की थी। वह शर्मा के घर पहुंचने तक खुद को बनाए रखने के लिए केवल अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर था। एक पंक्ति कहने के बाद वह अपनी थकावट से अभिभूत हो गया और बेहोश हो गया। सिद्धार्थ ने यह नहीं देखा कि उस समय रोहिणी अपनी बड़ी बहन के परिवार के साथ बातचीत कर रही थी। शायद अगर उसने देखा भी होता तो वह कुछ अलग नहीं करता। जब सिद्धार्थ बेहोश हो गई थी तो रोहिणी ने जल्दी से लोगों को मदद के लिए बुलाया था। उसकी बड़ी बहन ने तुरंत उसे सांत्वना दी और 2 लोगों को बुलाया जो बहुत दूर नहीं थे। सिद्धार्थ भूख के कारण बेहोश हो गया था। उसे जगाने के लिए वे कई कटोरे पानी लेकर आए, लेकिन सिद्धार्थ में अभी भी होश आने का कोई संकेत नहीं दिखा। जब रोहिणी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है तो उन्हें अचानक एक खास गंध आई और वे तुरंत बेहोश हो गईं। लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले उन्होंने अपनी बड़ी बहन की मुस्कान देखी, जो उपहास से भरी हुई थी। जब वह फिर से जागी, तब तक पूरा शर्मा परिवार एक अंधेरी जेल में बंद हो चुका था। इस वजह से रोहिणी के मन में अफसोस और नफरत भर गई और साथ ही खुद को दोषी मानने की गहरी भावना भी पैदा हो गई। संजय ने उसे देखते ही ठंडी मुस्कान दी। भूत बनकर भी तुम मुझसे नफरत करोगी? हम भूत बनकर भी तुम सिर्फ बेवकूफ भूतों का एक समूह होगे जिनसे बातचीत करने लायक कुछ नहीं है। 10 साल पहले भी तुम सब इतने ही बेवकूफ थे। उस समय हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम तुम्हारे साथ दुनिया बांट देंगे ताकि हम फंस ना जाएं, और अब ऐसा लगता है कि तुम और भी ज्यादा मूर्ख हो गए हो। बस कुछ बेतरतीब शब्द कहने के बाद तुम वास्तव में हम पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे। अगर ऐसा बेवकूफ नहीं मरा तो यह वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना होगी। रोहिणी गुस्से से कांप उठी। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह उनका परिवार था। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मेरे रिश्तेदार के तौर पर मैं चीजों को थोड़ा तेज करके तुम्हारा दुख खत्म करने में मदद करूंगा। तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। संजय ने धीरे से अपना ब्लेड हिलाया और आगे कहा, लेकिन चाची, मुझे वास्तव में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। एक बार जब मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा तो मेरा करियर तेजी से आगे बढ़ेगा। अब जब इतने सारे लोग उच्च पदों पर मरने वाले हैं तो कुछ आकर्षक पदों के लिए कई अवसर हैं। उनमें से एक स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। एक बार जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से चाची का उपकार नहीं भूलूंगा। नए साल के दौरान मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कुछ कागजी पैसे जला दूंगा। हा हा। संजय, तुम निश्चित रूप से एक अच्छी मौत नहीं मरोगे। संध्या ने उसे एक तरफ से कोसा जब उसने उसकी संतुष्ट मुस्कान देखी। वह वास्तव में इस घृणित कमीने को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसने उनके सामने इतना अच्छा व्यवहार किया था तो उसके वर्तमान भाव ने उसे उबकाई सी पैदा कर दी। अच्छी मौत नहीं? हे, वह तुम लोग होगे। जल्द ही तुम्हारे सिर जमीन पर गिर जाएंगे। संजय ने संध्या पर दुष्टतापूर्वक हंसा। संध्या अभी जवाब देने ही वाली थी कि एक भारी भरकम आकृति उसके बगल में जमीन पर फेंकी गई। सिद्धार्थ! रोहिणी ने दुख भरी चीख मारी। सिद्धार्थ इस समय एक हेजहोग की तरह दिख रहा था, जिसके शरीर पर लोहे की लंबी सुइयां चुभ रही थीं। वे यातना देने वाले औजार थे
जिन्हें बोन इरोडिंग नीडल्स कहा जाता था। उन पर एक दर्दनाक जहर लगा होता था जो किसी व्यक्ति की हड्डियों को नष्ट कर सकता था, जिससे व्यक्ति को अपनी अस्थि मज्जा में गहरा दर्द महसूस होता था। इस तरह का दर्द कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज्यादातर लोग अपने शरीर में एक भी सुई चुभोए जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यहां तक कि साधक भी 5 से ज्यादा सुइयां नहीं सह पाते थे। इस तरह का दर्द किसी की जान लेने के लिए काफी था, लेकिन सिद्धार्थ का शरीर पूरी तरह से उस तरह की सुई से ढका हुआ था। सिद्धार्थ की दर्द को सहने की क्षमता बिल्कुल चौंकाने वाली थी। शुरू में सिद्धार्थ बेहोश था, लेकिन जब उसे जमीन पर फेंका गया तो उन सुइयों ने एक बार फिर उसकी हड्डियों में चुभोया, जिससे वह जाग गया। मां, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ को कोई दर्द नहीं है। रोहिणी को रोता देख सिद्धार्थ ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, यहां तक कि हल्की सी मुस्कान भी निकाली। लेकिन वर्तमान सिद्धार्थ ने इतना वजन कम कर लिया था कि अब वह व्यावहारिक रूप से हड्डियों और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं रह गया था। उसकी मुस्कान अब वास्तव में बेहद बदसूरत हो गई थी। जब राघव पहली बार सिद्धार्थ को घर वापस लाया था, तब राघव ने रोहिणी को अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेंगी। सिद्धार्थ ने हमेशा रोहिणी को मां कहा था, लेकिन रोहिणी को हमेशा यह संबोधन थोड़ा अजीब लगता था और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जब सिद्धार्थ उसे ऐसा कहकर बुलाता है तो वह अंदर से खिन्न हो जाती है। सिद्धार्थ, मां ने तुम्हें निराश किया है। रोहिणी वास्तव में बहुत दुखी थी। सिद्धार्थ एक अच्छा बच्चा था और ऐसे समय में भी उसके मन में उसके प्रति जरा भी नाराजगी नहीं थी। वह वास्तव में उसे सांत्वना दे रहा था। इससे वह और भी ज्यादा निराश महसूस कर रही थी। अगर उसके परिवार की साजिशें न होती तो वह सभी को फंसा नहीं पाती। सिद्धार्थ को देखकर, जो अपनी आखिरी सांसों पर था लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह ठीक है, उसे ऐसा लगा जैसे कोई चाकू उसके दिल में घुस गया हो।